हाँ जी क्लास जो भी ऑनलाइन है वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? एनीवन कंफर्म? यस सर। ओके। ओके, अटेंडेंस के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैसेज का बॉक्स है उसके अंदर अपना नेम एंटर करके मैसेज कर देना। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो लास्ट के 2 या 3 डिजिट्स एंटर करने नेम के साथ। ठीक है? नहीं है तो नेम फादर नेम एंटर कर दो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो। वो इसलिए कि अगर मे भी अगर एक नाम के दो हैं तो मुझे फिर मालूम चल जाए किसने अटेंड किया क्लास। ठीक है, सभी ने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया हुआ सभी ने? डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडेड है सभी के? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके अपलोडेड ना हो अभी भी? ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में भी यहाँ होनी चाहिए आपकी, सबमिट होनी चाहिए अमित सर के पास या शिवम सर के पास, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है। ठीक है? तो सिलेबस मालूम है आपको क्या सिलेबस रहेगा? ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो जो आपका सिलेबस है वो रहेगा, बेसिक से करेंगे हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है? साथ में हम करेंगे बूटस्ट्रैप। और वैसे तो इतना ही है कोर्स के अंदर, लेकिन इसके अलावा हम करेंगे साथ में वर्डप्रेस। ठीक है? वर्डप्रेस के अंदर कैसे वेबसाइट को डिजाइन करना है यूजिंग जो भी हल्के फुल्के हम उसके अंदर चेंजेस करने होंगे। ठीक है? वो हम CSS से करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। ठीक है? तो ये मालूम है कि HTML क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं? मेरा नाम मालूम है सभी को? ठीक है, वो मैसेज के अंदर आई गया होगा। HTML CSS किया हुआ है पहले बेसिक वगैरह सभी ने? यस सर। यस सर। नहीं, देखो हम जो करेंगे वो वेब डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे, डेवलपमेंट का नहीं करेंगे। अगर हम डेवलपमेंट का करते हैं तो उसके अंदर फिर हमें लैंग्वेज करनी पड़ती है। ठीक है? और वो लैंग्वेज हम क्यों करते हैं? बैकएंड के लिए। अगर आप लोगों ने डेटाबेस वगैरह पढ़ा हो, DBMS पढ़ा होगा, DBMS सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसी कुछ क्वेरीज होती हैं उसके अंदर, तो उसका यूज करते हैं हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल के फॉर्म में। क्योंकि अभी तक जो आपने डेटाबेस पढ़ा है उसके अंदर जो आप डेटा इंसर्ट करते हो उसी के अंदर ही जाके इंसर्ट करते हो, उसकी क्वेरी होती है DBMS की। ठीक है? उसके थ्रू इंसर्ट करते हो या डायरेक्टली भी इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिखाऊं यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मान लो ये फॉर्म है। ठीक है? इस फॉर्म तो देखेंगे आपने। ठीक है? आप डिटेल्स एंटर करते हो तो वो डिटेल्स कहाँ जाती है? वो जो आपने डेटाबेस पढ़े हुए हैं, डेटाबेस में जो टेबल होती है, टेबल में ही स्टोर होता है डेटाबेस। यहाँ से जो भी डेटा एंटर होगा वहां स्टोर होगा। ठीक है? अब यहाँ से डेटा वहां जो स्टोर होता है उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं वहां तक। हम सिर्फ जो वर्क करेंगे, ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये जो डिजाइन दिख रहा है, ऐसा डिजाइन बनाना हो। ठीक है? तो उसके ऊपर वर्क करेंगे हम कि कैसे डीपली HTML के अंदर कैसे CSS को यूज करना है, कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। ठीक है? इसको समझने के बाद आप चाहो तो ये डिजाइन जो है आप आई थिंक मुश्किल से
अगर सिर्फ इसी पेज की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा जब आप बूटस्ट्रैप सीख जाओगे तो 1 या 2 घंटे के अंदर, ज्यादा 1-2 घंटे में इतनी आसानी से बन जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो क्योंकि वहां आपको सीएसएस नहीं लगानी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए, तो वहां से सब ऑलरेडी बना हुआ है, उठा उठा के पेस्ट करना है सिर्फ। बूटस्ट्रैप में तो ऐसा है। लेकिन जो स्टार्टिंग हम करेंगे HTML CSS में, उसमें आपको CSS लगानी पड़ेगी। लाइक यहाँ पर ऐसा कलर आ रहा है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो कलर कलर कोड देना पड़ेगा हमें। तो HTML CSS के अंदर जो वेबसाइट आपकी बनती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक समझते हो? 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। सुना होगा सभी ने। क्या फर्क होता है स्टैटिक और डायनामिक में? चेंज तो स्टैटिक भी हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि मान लो मुझे स्टैटिक वेबसाइट को चेंज करना है, तो उसके ये जो पेज है मेरा, मुझे यहाँ आना पड़ेगा बार बार चेंज करने के लिए। लाइक यहाँ से मुझे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, तो मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा चेंज करने के लिए पेज के अंदर। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि अब अगर मैं इसका कंप्लीटली, अगर एडमिन पैनल अगर हम इसका बनाए, इसका कुछ भी चेंज कर रहा हूँ हमने, हम हर चीज का फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म मीन्स आपने ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसको चेंज करना है। हालांकि अब ये इतना डीपली नहीं बना हुआ, अगर आप पूरा डीपली बनाओगे तो ये जो हेडिंग अगर आपने चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल लिखा COVID-19 टेस्टिंग, आप करना चाहते हो COVID-19 टेस्टिंग 2023, 2023 लिखना चाहते हो साथ में, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका HTML का पेज होता है उसके अंदर जाके चेंज करेंगे। लेकिन नहीं, आप चाहो तो जैसे ये फॉर्म बने हुए छोटे छोटे, तो आप फॉर्म बना सकते हो। उस फॉर्म से जब आप चेंज करोगे तो वैल्यू जो होगी, लेकिन उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए, वो डेटाबेस में स्टोर होगा, डेटाबेस से वापस यहाँ पर दिखेगा, वो डायनामिक में आ जाता है। यानी कि डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। स्टैटिक अगर आप कर रहे हो तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है आपको। और अभी हम जो करने वाले डिजाइन के ऊपर काम करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम आपको जो डिजाइन बनेगा वो स्टैटिक ही होगा, ठीक है। डायनामिक कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे हम। देखो HTML क्या होता है आपका, HTML का फुल फॉर्म पता है सभी को? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का? HTML पढ़े, टैग्स वगैरह पढ़े, उसके अंदर आपने एंकर टैग सुना होगा, उसके अंदर HREF होता है। उस मीन्स HTML के अंदर जो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है, उसका मतलब है लिंक्स। एक पेज से आप दूसरे पेज पे कैसे जाते हो, तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का मतलब होता है आप जो बहुत सारे टैग यूज करते हो उनको मार्कअप बोलते हैं। जैसे हेडिंग टैग स्टार्ट किया, हेडिंग टैग क्लोज किया, या फिर HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया, बॉडी के ऊपर आपका हेड टैग होता है, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया। तो जो HTML है ये क्या करता है, HTML क्या करता है बेसिकली, जैसे अगर मैं ये जो ओपन है आपके सामने, ठीक है, ये जो ओपन है डिजाइन आपके सामने, इसमें HTML का क्या रोल है? हालांकि HTML CSS करके CSS का यूज करके बना हुआ है, तो HTML क्या कर रहा है इस पेज के अंदर? ठीक है। HTML क्या करता है? HTML आपको स्ट्रक्चर देता है सिर्फ, ठीक है। स्ट्रक्चर समझते हो किसी भी चीज का? स्ट्रक्चर से क्या समझते हो? जैसे कि इस पेज के ऊपर अगर मैं इसका CSS हटा दूं, इस पेज का CSS क्या होता है? जो आपको इसका जो लुक आ रहा है, लाइक जो कलर आपको दिख रहा है, जो फॉन्ट साइज दिख रहा है, फॉन्ट साइज तो समझते हो, फॉन्ट वेट भी समझते हो, या फिर ये जो बॉर्डर आ रहे हैं इसके ऊपर, ये जो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो रेड कलर आ रहा है मैसेज के पीछे, ठीक है, ये जो कलर आ रहे हैं ये आएंगे CSS से। तो अगर मैं यहाँ से CSS हटा दूं तो आपका डिजाइन बिल्कुल
चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाँ, तो अभी जैसे मैसेज की हरसिमरन कौर ने की सिर्फ हमें स्ट्रक्चर देता है, जो बनाते कैसे हम, यूजिंग टैग्स एंड हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, टैग्स क्या होता है भाई, आपके मार्कअप्स जिसमें हम बोलते हैं। तो सीएसएस क्या करता है, जो आप इसको स्ट्रक्चर को डेकोरेट करते हो। ठीक है, डेकोरेशन के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस का फुल होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, एक सिंपली बात करें तो किसी भी चीज को स्टाइल देना, उसको डेकोरेट करना, सीएसएस वर्क, उसके लिए सीएसएस यूज करेंगे हम। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, नहीं अब बैकएंड तो है जावास्क्रिप्ट। देखो थोड़े टाइम पहले जावास्क्रिप्ट क्या आती थी आपकी, सिर्फ जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज थी। हालांकि अब तो फुल स्टैक बन गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ वेब डिजाइनिंग के अंदर बात करें, उसका नोड जेएस वगैरह छोड़ दें, यहाँ पर बात करें तो क्या काम करेगा जावास्क्रिप्ट, उसके फ्रेमवर्क की बात नहीं करें, सिंपल जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या काम करेगी इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर क्या काम करती है। कुछ आइडिया किसी को, देखो कभी जावास्क्रिप्ट का। सर चलो, लॉजिक देती है वो कैसे वर्क करेगी वेबसाइट। जैसे कि कोई सिंपल सा एग्जांपल जो देखा हो आपने। सर लॉजिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके कुछ सिंपल से एग्जांपल हैं, जैसे कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पर जो एरर आते हैं ना फॉर्म फिल करते टाइम, मान लो आपने नेम एंटर करना था राकेश और आपने डाल दिया राकेश के साथ कोई स्पेशल करेक्टर @ या 1 2 कुछ भी। ठीक है, तो जैसे ही आपने टाइप किया आपको ये ना अलर्ट आ गया। अलर्ट समझते हो, ऊपर मैसेज आता है। तो वो अलर्ट हम लाने को सीएसएस से भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर इससे लेके आना है जावास्क्रिप्ट से, तो वो इजिली आ जाता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप रनिंग टाइम में, जैसे आप टाइप कर रहे हो उसी टाइम ही नीचे मैसेज आ जाता है कि आपने जो एंटर किया, अगर वो गलत है तो वो एरर शो कर देगा। जैसे ही आप टाइप करके हटे, ऑन की अप मीन्स आपने की को एंटर करने के बाद जैसे ही ऊपर हैंड किया तो वो बता देगा कि आपने जो एंटर किया वो गलत है या सही है। सही होगा तो हम तो मैसेज देंगे नहीं, गलत होगा तब देंगे। ठीक है, कुछ मीन्स लाइक यूजर के साथ जो इंटरेक्शन का काम करता है उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। या फिर आपने वेबसाइट के अंदर कुछ स्लाइडर्स देखे होंगे। स्लाइडर समझते हो, फर्स्ट पेज पे देखते हो ना, पोस्ट रोटेट होती रहती है। ठीक है, वो हम सीएसएस से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीएसएस से, एचटीएमएल सीएसएस से करेंगे तो होगा क्या कि आपने 5 स्लाइडर बनाए। 5 स्लाइडर मीन्स आप जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट के ऊपर आते हो, एक स्लाइडर आता है, चला जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। वो सीएसएस और एचटीएमएल से भी बन सकता है, और एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से भी बन सकता है। तो फर्क क्या है, फिर हम जावास्क्रिप्ट ही क्यों यूज करें, फिर फर्क क्या रह जाएगा, इससे क्या समझते हो। सी लैंग्वेज पढ़ी है, सी लैंग्वेज, C++? नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़िए सर। पढ़ी है ना। तो जिन्होंने पढ़ी हुई है तो उन्होंने लाइक लूप्स पढ़ी होंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी, पढ़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, यस। या फिर आपने एरे पढ़े होंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली पढ़ा होगा ना, एरे तो पढ़े ही होंगे। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्लाइडर की, एचटीएमएल सीएसएस के अंदर जब मैं स्लाइडर बनाऊंगा तो मुझे वो कोड 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मैं जावास्क्रिप्ट से बनाऊंगा तो वो कोड एक बार होगा। ठीक है, कोड एक बार है, वो स्लाइडर गया, जब सेकंड टाइम के लिए आएगा तो उसको जो वैल्यू चेंज हो रही है वो जावास्क्रिप्ट से चेंज होके आएंगे, जिसको आप बोल सकते हैं लूप के थ्रू हम चेंज कर रहे हैं। अगर आप सिंपल एचटीएमएल के अंदर आपको कोई वर्ड है हेलो वर्ल्ड, वो 5 बार लिखना है तो आप 5 बार उसको लिखोगे। लेकिन अगर आप लूप से यूज कर रहे हो
लूप पढ़ी हुई है, फोर लूप वगैरह। तो फोर लूप के अंदर आप एक वर्ड को कितनी बार प्रिंट करा सकते हो? अगर आपको 100 बार लिखना है तो आप 100 बार लिखोगे थोड़ी उसको एचटीएमएल के अंदर। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो लूप लगा के वो 100 टाइम्स लिख देगा ऑटोमेटिक, होता है ना। तब हम उसका यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या हुआ कि वो कोड जो आपका कम हो गया, कोड कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आगे एग्जांपल्स आएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे क्यों यूज करते हैं, तब धीरे धीरे समझ आएगा। अभी वापस आते हैं एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले देखो, अगर इसकी हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। 1989 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करते हो तो मीन्स आपने हाइपर टेक्स्ट को क्लिक किया है। तो मीन्स जो लिंक होते हैं वो आपके हाइपर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है आपका, ठीक है। अब सिंपली हम चलते हैं, इसको करते हैं बंद यहां से। और देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ VS कोड, जिसके अंदर हम कोड करेंगे सारा का सारा, ठीक है। इसके अंदर ही मैं बताऊंगा सारा का सारा कैसे करना है। आपने सर्च करना है VS कोड। आप चाहो तो नोट पैड के अंदर भी कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी, बट अभी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वो यही है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड बोलते हैं जिसको हम, सबसे पॉपुलर यही है। यहाँ जाने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने इसको क्लिक कर देना है, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ, चलो मैं इसको बंद करता हूँ अभी के लिए। जब फर्स्ट टाइम आप रन करोगे कुछ ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि न्यू फाइल पे क्लिक करके डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर लेनी है index.html। हमेशा जब भी हम फाइल बनाते हैं ना, तो जो आप वेबसाइट के ऊपर कहीं भी जाओगे, जो फर्स्ट फाइल जो रन होती है वेबसाइट के ऊपर वो हमेशा इंडेक्स से होती है। index.html हो सकती है, index.php हो सकती है, index.jsp हो सकती है, index.py हो सकती है। py मीन्स पाइथन, JSP मीन्स ये होता है आपका जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन फर्स्ट पेज हम आपका हमेशा इंडेक्स होता है, ठीक है। हाँ, आप नहीं रखना चाहते इंडेक्स नेम तो होम पेज वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है आपने, ताकि उसी फोल्डर के अंदर रहे, जितना भी आप काम करो एक ही फोल्डर के अंदर रहे आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, WD37, जो आपका बैच नंबर है उस नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। देखो, आप चाहो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ ओपन विद कोड का ऑप्शन भी आएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन ये ओपन विद कोड कब आएगा, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम करोगे तो वहां एक जो फर्स्ट पॉपअप आएगा उसका इंस्टॉलेशन के लिए, उस पर लिखा होगा इंस्टॉल। उससे पहले ऊपर लाइन पढ़ोगे तो दो चेकबॉक्स अनक्लिक होंगे, उस पर लिखा होगा इनेबल बाय डिफॉल्ट ओपन विद कोड। तो उसको आप कर दोगे तो आप फोल्डर को डायरेक्टली क्लिक करोगे तो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब ये जो फोल्डर है एम्प्टी है, ठीक है। ये फोल्डर एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। तो जो इससे पहले वाला था ये वाला, इसमें ओपन करना है वो फोल्डर, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर है। यहाँ करोगे तो डेस्कटॉप के ऊपर बनाया मैंने फोल्डर, तो ये रहा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हो। तो अब मेरा यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, तो मैं एक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये हुआ डेस्कटॉप, ये आ गया। अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फोल्डर बनेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो न्यू फाइल बनेगी, या फिर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो न्यू फाइल, ठीक है। लेकिन कब, जब फोल्डर बन चुका है आपका। तो अब मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, तो मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा index.html,
ठीक है, ये फाइल बन गई index.html। अब अगर इस फाइल को आप इस फोल्डर के अंदर जाके चेक करोगे तो फाइल आ जाएगी आपके पास। अब इसके ऊपर क्रोम का आइकन बना हुआ है। क्रोम का आइकन क्यों बना हुआ है? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है इसका बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो क्रोम है। आपने जो भी सेट कर रखा होगा, क्रोम, मोजिला या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी, या एज जो भी होगा, उसका आइकन आएगा। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ आके ओपन होगा ब्राउजर के अंदर। वो फाइल एम्प्टी है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये फाइल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो चीज यहाँ दिखेगी आपको। ठीक है, हालांकि इसके अंदर अभी हमने कोई एचटीएमएल वगैरह कुछ नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन इतना एडवांस हो चुका है कि बाय डिफॉल्ट इसने एचटीएमएल स्टार्टिंग, एचटीएमएल क्लोजिंग, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज ऑलरेडी ऐड कर दिया इसने। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं, हमें हर बार लगाना है उसको। ये राइट क्लिक जब करोगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट पे जब आप जाओगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, और बॉडी के अंदर ही हमने ये टेक्स्ट लिखा था। ये ऑटोमेटिक उसने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि HTML पेज है ये। ठीक है, चलो अब आपने हर बार ऐसे नहीं करना। देखो, आपको मालूम है कि सबसे जो पहला टैग है वो HTML है। HTML स्टार्ट के, HTML क्लोज के, यही बोलते हैं HTML स्टार्ट, HTML क्लोज। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं आपको यूज करनी है। कौन सी ब्रैकेट्स हैं ये? एंगुलर, या जिसको आप बोलते हो लेस देन, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो इनके बीच में रखना आपको। और जो क्लोजिंग है उसमें आपने स्लैश देना है। कौन सा स्लैश है? बैक स्लैश है या? ठीक है, ये बैक स्लैश नहीं, ये दूसरा है। बैक स्लैश अलग होता है, वो ये वाला है, इधर वाला। ठीक है, तो आपको ये वाला स्लैश डालना है हमेशा। तो अब मैं यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ कि इसके बाद आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है इसका, कि हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया, ऐसी ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अब ये टाइप नहीं करना हमें बार बार। और एक चीज और नोट करना, जब भी मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल S नहीं कर रहा, फाइल ऑटोमेटिक सेव हो रही है। ठीक है, तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो रही है। तो वो कैसे हो रहा है? सबसे पहले शॉर्टकट नोट करते जाओ, शिफ्ट एंड 1 प्रेस करना है। ये एमिट आएगा आपके पास, इसको एंटर करना है, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा बेसिक। यही बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML स्टार्ट हुआ, लास्ट में HTML क्लोज है। HTML के अंदर लिखा भी हुआ लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हेड स्टार्ट हुआ, हेड क्लोज हुआ। हेड के अंदर दो चीजें आपकी, तीन चीजें, मेटा टैग, करेक्टर स्टेट, मेटा नेम के लिए, और टाइटल। जो टाइटल टैग है आपका, इसकी बात करूं टाइटल, तो ये आपको यहाँ पर दिखता है, ये जो है डॉक्यूमेंट आईने लिखा हुआ। ठीक है, ये टाइटल यहाँ दिखता है कि पेज का क्या टाइटल है, वो यहाँ दिखता है। अब उसके साथ ये आइकन बना हुआ है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर जाओगे तो VS कोड का आइकन है। ठीक है, वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, वो इसके बाद हम लगाएंगे, वो दूसरे तरीके से लगेगा। अभी हम सिंपली इसकी जो बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला है मेटा टैग। अब मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स ये एक इंफॉर्मेशन है जो किसी इंफॉर्मेशन को दे रहा है। समझ रहे हो? मेटा, मेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो है UTF-8, ये क्या करेक्टर सेट है। अब ये क्या होता है? ये एक्चुअल में क्या है कि जो आप जितना भी आप टाइप कर रहे हो इसके अंदर कोड, वो उसको कन्वर्ट करता है UTF-8 में। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो इस लैंग्वेज को नहीं समझता, वो कन्वर्ट करता है 0101 में कन्वर्ट। तो अभी जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा है UTF-8 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और मैटर लगा हुआ है जिसके अंदर है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है? ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है व्हाइट वाली, ये आपका व्यू पोर्ट है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? यानी कि अगर हम हाइट की बात करें तो वो क्या है, वर्टिकल। ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको वर्टिकल, ये हाइट है व्यू पोर्ट की, और ये जो विड्थ है वो व्यू पोर्ट की विड्थ है कंप्लीट। मेरी स्क्रीन में कम दिख रहा है, आप स्क्रीन में देख रहे हो आपको विड्थ ज्यादा दिखेगी। ठीक है। तो HTML क्या करेगा, CSS क्या करेगा, ऑटोमेटिक हाइट और विड्थ उसकी ऑक्यूपाई करेगा जिसमें वो ओपन है। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट, इसलिए हम लिखते हैं व्यू पोर्ट हाइट। अब इसके आगे लिखा हुआ है कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो कंटेंट लिखोगे बॉडी के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, विड्थ जो डिवाइस की विड्थ है। ठीक है। अभी अगर आप इस लैपटॉप की बात करोगे तो इसकी विड्थ यहां तक है, लेकिन उसमें अगर आउटपुट देखोगे उसकी विड्थ ज्यादा है। मोबाइल में देखोगे विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ इनिशियल स्केल 1.0, मीन्स कोई जूम नहीं है। जैसे हम जूम करते हैं ना स्क्रीन को, कोई जूम नहीं, इनिशियल स्केल 1.0 है। इसका मीनिंग तो इतना है। अगर कोई पूछता है तो इतने बताना है, और इसको कभी टाइप नहीं करना, इसको टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना, शिफ्ट एंड वन प्रेस करना है, ये एमिट आएगा, इसको एंटर कर देना है, इतना आ जाएगा बस टाइप होगी। क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक और बात बता रहा था कि अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूं तो मेरा ऑटोमेटिक ये सेव हो रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपने यहां पर जाना है, ये आइकन है मैनेज का, इसके ऊपर जाने के बाद यहां जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑटो सेव। अभी बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑफ होगा। ठीक है, ये ऑफ है। तो अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ 1 2 3, आप देखोगे अब ये सेव नहीं हुआ, वाइट डॉट बन गया उसके साथ, इंडेक्स डॉट HTML के साथ। तो अगर मैं कंट्रोल S करूंगा वो वाइट डॉट तभी जाएगा। ठीक है। तो आपको बार बार ये प्रेस ना करना पड़े, कंट्रोल S ऑटोमेटिक सेव हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको इनेबल करके रखना है हमेशा, आफ्टर डिले कर दो। ठीक है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक तो है कि शिफ्ट एंड वन प्रेस करना है आपको, ये बाय डिफॉल्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, सेटिंग में जाके यहाँ मैनेज में जाना है, सेटिंग में जाना है, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने करना है आफ्टर डिले, 2 पॉइंट्स। इसके बाद एक और चीज करनी है आपको, वो क्या है, देखो एक और चीज है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ता है बार बार रिफ्रेश करने। ऐसा ना हो जैसे मैं यहाँ टाइप करूँ वहां रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि वही है, नहीं ये चेंज हो गया। देखो जो पहले ओपन था वो ये वाला था, डेस्कटॉप से आ रहा था फाइल, उसका पाथ भी डेस्कटॉप से आ रहा है। अभी जो ओपन हुआ है वो ये है। ठीक है, अब ये लाइव सर्वर से आया है। अभी देखो इसका क्या बेनिफिट है, लाइक मैं इसको एडिट करता हूँ तो वहां रिफ्रेश हो गया। तो आपको एक तो कंट्रोल सेव करने के लिए कंट्रोल S नहीं करना बार बार, वहां रिफ्रेश नहीं करना बार बार। ठीक है। तो इससे आपका कंट्रोल भी सेफ रहेगा, नहीं तो कंट्रोल खराब हो जाएगा, पहले बता दूं। ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो आपने इसको क्लिक करो, या फिर यहाँ पर आओ, जो लास्ट ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, इसके ऊपर जाओ। यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा आपके पास। अभी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन है मेरे पास, आपके पास आएगा इंस्टॉल, उस पर क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ये ओपन विद लाइव सर्वर का। ठीक है। चलो ये तो था बेसिक्स कि कैसे हमने HTML को स्टार्ट करना है। अब चलते हैं जो मेन हमारा वर्क स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और शॉर्टकट है इसके अंदर, जैसे कि Alt Z।
अब ये क्या कर रहा है कि आप नीचे की तरफ देखो, यहाँ एक स्क्रोल बार बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो लाइन है, ये टैग है, इसकी लेंथ ज्यादा है, आजा विड्थ ज्यादा है, ठीक है। आजा, मैं समझा तो देती हूँ। अगर मुझे उसको देखने जाना है तो मुझे और कौन सा? स्क्रॉल करना पड़ता है। बैग बैग को नीचे रखा करना, उस पे रखते हैं बिल्कुल। जल्दी हो जाएगा तेरा बैग यहाँ पे। माइक ऑफ रखो अपना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कोई लेंथी लाइन है तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा बार बार। ऐसे नहीं करना, आपने ओल्ड एंड जेड प्रेस करना है। वो देखो लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओल्ड जेड वापस करूँ तो लाइन इधर चलेगी, ठीक है। तो हम बार बार ऐसे देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो ओल्ड जेड करके रखना है, तो यहीं पे रहेगा। हाँ, बड़ी स्क्रीन है तब तो दिखेगा यहाँ तक, नहीं है तो फिर ओल्ड जेड प्रेस करना है, ठीक है। अभी इधर चला गया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे रखना है, तो नीचे जो स्क्रोल बार है वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब सबसे जो स्टार्टिंग टैग है आपकी, अब टैग बोलते ही उसमें, जैसे कि आपने हेडिंग का सुना होगा H1। तो अब यहाँ पर एक शॉर्टकट और कि आपको ऐसे नहीं करना H1 ये, हालांकि इसने क्लोजिंग अपने आप दे दिया, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं करने जाना, तो ऑटोमेटिक बार बार बंद कर रहा है। मीन्स टाइप नहीं करना पूरा बैठ के, समझ रहे हो बात को? आपने सिंपली क्या करना, H1 लिखा, एंटर, स्टार्टिंग क्लोजिंग ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। इसके अंदर अब मैं लिखता हूं हेडिंग 1, तो आप देखो कि ये आ गया। ऐसे ही H6, हेडिंग 6। तो आपको अगर बेसिक आपने HTML पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती है। H1 होता है, H2, H3, H4, H5, H6। और ये मालूम है किस लिए होती है? नहीं, साइज तो आप CSS से भी कम ज्यादा कर सकते हो। बेसिकली इसलिए है कि एक हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग बनानी है, फिर उसकी सब हेडिंग बनानी है, फिर उसकी सब हेडिंग बनानी है, तो ऑटोमेटिक साइज स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। मान लो H1 के बाद मुझे कोई सब हेडिंग देनी थी, ठीक है, तो उसका साइज स्मॉल हो जाएगा उससे। ऐसे ही H3 का स्मॉल हो जाएगा, H4 का, H5 का, H6 का सबसे स्मॉल होता है। H1 जो है सबसे ग्रेटर हेडिंग है आपकी, और H6 जो है सबसे स्मॉल है, याद रहेगा। अब ये जो आपका ये स्टार्टिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, कंप्लीट को हम बोलते हैं एलिमेंट, कंप्लीट एलिमेंट होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है टैग का, ये क्लोजिंग है, ये बीच का कंटेंट है, या जिसको हम बोलते हैं इनर एचटीएमएल। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इनर एचटीएमएल, यानी कि जो एचटीएमएल के अंदर है, एचटीएमएल टैग्स के अंदर जो इनर एचटीएमएल है, और इस कंप्लीट को हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। कंप्लीट को एलिमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद सबसे बेसिक जो टैग है वो है आपका पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ तो मालूम है ना क्या होता है? कोई भी पैराग्राफ आपने लिखना है तो बाय डिफॉल्ट मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। तो ये जो अभी मैंने डमी कंटेंट डाला उसके लिए आपने क्या करना है, जो लोरम है आपका वो प्री डिफाइंड है डमी कंटेंट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ये लिखोगे लोरम। लोरम इप्सम जो है डमी कंटेंट की एक वेबसाइट भी है, आप चाहो तो वहां से कॉपी कर सकते हो।